इंसानी स्मगलिंग का, जाली कागजात बनाने का मास्टरमाइंड आदमी था। इतने डेस्परेट मुल्ज़िम को मैंने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बिठाया और मैं उसको थाने ले आया। वो एक्चुअली वो सारी ही क्रिमिनल माइंडेड फैमिली थी। ये मज़ाहमत जो है, मेरी सर्विस पूरी में ये मज़ाहमत का मुझे जो है ना सामना करना पड़ा। अगर सिस्टम के तहत हमारी तरक्की होती तो हम कम अज़ कम DIG तक तो जाते हैं। किताबे दिल जो आपने कहा, उसमें कोई आया कभी कि ऐसा कोई भी हसास साहिब दिल आदमी नहीं है जिसकी किताब में कोई एक सबक भी ना आया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पार्क टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शबीर। नाज़रीन, इस दुनिया में यहाँ तो कोई ना कोई अपने प्रोफेशन में कामयाब होता है या अपने शौक़ को कामयाब करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने शौक़ में भी परवान चढ़ जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तासीर रज़ा नकवी, जो कि एक नेक इंसान, बेहतरीन इंसान तो थे। पंजाब पुलिस में और FIA में भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया और उसमें तरक्की करते करते माशाल्लाह से असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ से रिटायर हुए और आजकल अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आप आम इंसान से जो है पंजाब पुलिस में चले गए या FIA में चले गए? ये वाक़या नहीं है। मैंने जब अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन कराची से किया है। वहाँ एज ए जूनियर ऑफिसर मैंने इख्तियार की मुलाज़मत, लेकिन वहाँ के लसानी और सियासी हालात और वो जो वहाँ के लोगों का पंजाब से एक तासुब और इस तरीके की जो बातें थी, वो एक हर आदमी का सोच का अंदाज़ अपना होता है। तो मेरी सोच के अंदाज़ में ये जो थी बात, ये मुझे तकलीफ़ दे रही थी कि मैं तो एक मोहब्बत प्यार करने वाला शख्स हूँ, तो इस किस्म की बातें एक इंसान को एक दूसरे से दूर कर रही हैं। तो मेरे अंदर ये तकलीफ़ जो बढ़ती चली गई, और फिर मैं लिखारी भी था, मैं लिखने का शौक़ था मुझको। तो मैंने कहा इससे बेशतर कि मैं कुछ ऐसी बात लिखूं जो हुकूमत को या किसी को नागवार गुजरे, तो बेहतर यही है कि आप अपना रास्ता अख्तियार करके अपने घर को वापस आ जाए। फिर वो मैं कराची से सर्विस छोड़कर मैं फिर इधर यहाँ आ गया। यहाँ पर मैंने राइस मिलिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए मैनेजर जॉब्स इख्तियार की। लेकिन वो 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल की वजह से जब जमहूरी हुकूमत ख़त्म हुई, तो इस किस्म के जो नए बनाए गए जो कॉरपोरेशंस थी सेमी गवर्नमेंट, वो ख़त्म की गई। वो बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर दी और उनके तमाम मुलाज़मिन जो है बेरोज़गार हो गए। तो उसके बाद में फिर मेरी थर्ड ऑप्शन में जो था वो पुलिस डिपार्टमेंट था। तो उसमें फिर मैं बतौर सब इंस्पेक्टर जो है मैं फिर भर्ती हुआ। फिर सर, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर तक का सफ़र कैसा रहा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा और मैं फ़ख्र से भी कहता हूँ और मुझे इस बात करते बहुत खुशी भी होती है कि इस महकमे में नीचे दर्जे से ऊपर जाते हुए कुछ ऊपर दर्जे पे भी आपके वो ताल्लुकात या वो बात नहीं बनती जो अल्लाह ने मुझे दी, और मैं इस पे आज फ़ख्र करता हूँ। लेकिन ये वही बात है कि जो गॉड गिफ्टेड है। ये अल्लाह ने मुझ में कुछ चीज़ पैदा करनी थी कि जो भी मेरा अफसर होता था वो मुझसे मोहब्बत करता था। उन्होंने बहुत मुझसे प्यार किया और मुझे हमेशा अपने पास रखा। इसी वजह से मैं जो है जॉब में बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलता रहा हूँ और किसी लेफ़्ट राइट जाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं है। सर, निचले दर्जे से ऊपर वाले दर्जे पे जाते हुए कितना टाइम लग गया आपको? कानून में मैं सबके साथ था। मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की फेवर नहीं थी कि मैं लिखता हूँ या मेरा किसी अदबी घराने से ताल्लुक़ है या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई शख्स हूँ और मैं अफसर मुझे बहुत लाइक करते हैं तो मुझे आप पर सुपरसीड कर दिया जाए। नो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 78 में जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई है तो उसके बाद मेरी फर्स्ट प्रमोशन 90 में हुई है, 1990 में। अब इसको आप देख लें कितने साल लगे हैं। सर, दौरान ड्यूटी कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा वक्त आया हो जो आपके लिए मुश्किल तरीन वक्त है? एक वाक़या मुझे 1981 का याद आ रहा है। उस वक्त मेरी पोस्टिंग पुलिस स्टेशन इछरा लाहौर में थी। तो उस वक्त में हमारे जो DIG लाहौर थे जहां ज़ेब बरकी, उन्होंने कैंपेन चलाई, ऑर्डर किया कि क्योंकि इश्तिहारी मुल्ज़मान बढ़ते जा रहे हैं तो लिहाजा हर थाना जो है इस मुहिम को कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारी मुल्ज़िम पकड़े। क्योंकि मैं उस वक्त अभी यंग था और मुझे अभी सर्विस को भी थोड़ा अरसा हुआ था और मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सियाला से ट्रेनिंग करने के बाद अभी मुझे तकरीबन कोई 8-9 माह हुए थे।
हमारे SHO जो थे वो एक पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नाम है, इकरामुल्लाह खान न्याजी, जो यहाँ फैज़पुर के पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए थे। वो इतना बहादुर आदमी थे कि वो अपने हम जैसे मतहतों को धक्का दे के पीछे हटा के खुद आगे जाते थे, फिर बताते थे कि आ जाओ मेरे पीछे। बहरहाल तो उन्होंने मुझे कहा कि बरखुरदार, आप क्योंकि यंग हैं और अभी आपकी सर्विस भी थोड़ी है, तो आप 2 इश्तिहारी मुलज़म पकड़े। तो मैंने जब इश्तिहारी मुलज़मान की लिस्ट देखी तो उसमें से मुझे सबसे आसान टास्क निकला कि अंदरून शहर से मुझे, क्योंकि एड्रेस का भी प्रॉब्लम नहीं था और मैं ऐसा ईजीली पहुंच भी जाता था। लेकिन मुझे एक चीज़ जो मुझे पिंच कर रही थी, देख रही थी कि ये इस बंदे के 5-6 मुकदमात हैं इसके ख़िलाफ़ और सब नाजायज़ असले के हैं कि नाजायज़ असला रखता है और उसी से वारदात करता है। तो ये मैंने सोचा कि यार ये बंदा ख़तरनाक भी हो सकता है, तो अब इसको टैकल किस तरह करना है। लेकिन एक ख़ानदानी शराफत और एक सोच फ़िक्र मेरे अंदर क्योंकि मौजूद थी, तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा मैंने उसको इसी में ढालना है। सो मैंने वो लिस्ट ली और अपने साथ अपने एक कांस्टेबल को लिया। मैंने कहा चला यार चले। मैं रंग महल गया, वहाँ पर एक दुकान पे एक बच्चा बैठा था। मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मैं यूनिफॉर्म में था। उन्होंने कहा जी मैं हूँ। मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी आप? मैंने कहा जी मैं पुलिस स्टेशन इचरा से आया हूँ, तो आपसे मिलना था। जी भी तो फरमाइए। मैंने उसको बताया, मैंने कहा जी इस तरह से ये मसला है और ये आपके ख़िलाफ़, मैंने ये नहीं तफसील बताई कि फ़लाँ थाने में है। मैंने कहा यार ये ऐसे एक मुकदमा है थाने इचरे में, तो उसके लिए मुझे टास्क मिला है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ोर्स लेके आऊँ और मैं बंदा पकड़ के बाद में उससे पूछूँ। तो एक समझदार आदमी यही स्ट्रेटेजी इख्तियार करता है कि पहले आप उससे बात करें और फिर उसके बाद में उसका हल निकालें। मेरा मकसद है कि हल निकलना। तो यार ऐसे उन्होंने कहा जी बात ही कोई, मैं तो इस केस में बरी हो चुका हूँ। मैंने कहा इट्स वेरी गुड, अगर आप हो गए हैं तो बेटा फिर तो ये कोई बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो फिर उसके लिए आपको स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन जाके देनी पड़ेगी, मेरे साथ आप चले। वो मैंने, आप यकीन करें कि इतने डेस्परेट मुल्ज़िम को मैंने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बैठाया और मैं उसको थाने ले आया। अंदर से मुझे ये था कि बंदा डेस्परेट है, किसी वक्त भी इसकी अगर दिमाग की फिरकी घूम गई तो हो सकता है ये पीछे से मुझे हिट कर दे। मैंने उसको लेके थाने पहुंच गया, बैठाया पानी शानी कमरे में। बोला एक्चुअली वो उसमें जो है वो क्विट नहीं हुआ था, उसको गलत बताया गया था कि तुम हो गए। तो खैर उसके फिर रजिस्टर आया, सारा कुछ दिखाया। मैंने कहा यार ये आपके ऑर्डर्स कहाँ बाहर आ रहे हैं, मगर ले आए। वो खैर जब क्लियर हो गया कि वो उसमें नहीं है, उसको बावर करा दिया कि मैंने बेटा ये आप इसमें बरी नहीं हुए, लेकिन ये है कि आप इश्तिहारी ही रहे हैं, तो बहरहाल आपको मैं लाया हूँ बड़े प्यार मोहब्बत से, ज़िम्मेदारी से। आप बैठे यहाँ पर, सुबह को आपकी ज़मानत हो जाएगी और उसके बाद आप केस को इसको परसू करेंगे, जब उसके बाद इंशाल्लाह बरी भी हो जाएंगे। जैसे आप सर कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपके एक्शन पे किसी ने रिएक्शन लिया हो? एक मरतबा ऐसा हुआ था कि हमने FIA में रेड किया था, यहाँ पर जोगिया नागरा है इधर नमकोट साइड पे। तो वो इंसानी स्मगलिंग का, जाली कागजात बनाने का मास्टरमाइंड आदमी था। तो मैं उस वक्त FIA के एंटी ह्यूमन सर्कल में जो था ना, उसमें था। तो वो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनकी तरफ से ये हुआ कि भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है तो रेड करना है। तो मैं अपने और सीनियर जो थे उनके साथ और पुलिस के सामने रेड किया, बड़ा कामयाब रेड। ऊपर गए, पकड़े, बंदा पकड़ लिया। वहाँ पर जब उसको हम नीचे ला रहे थे, वो एक्चुअली वो सारी ही क्रिमिनल माइंडेड फैमिली थी। इसका अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से मुज़ाहमत भी होगी। तो हम उसको जब वो मुल्ज़िम को पकड़ के ला रहे थे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स बरामद कर रहे थे लेके सारे सब चीज़ें, तो जब ऊपर के फर्स्ट स्टोरी से पोर्शन से, तो नीचे उसकी ख़वातीन ने मज़ाहमत जो है ना, ख़वातीन ने मज़ाहमत की। 7 बच्चे जो हमारे साथ और थे, कुलीग थे हम 5-6, तो उन पर बाकायदा हमारे कांस्टेबल वगैरह पे उन्होंने मारा पीटा, उस पर भी हमला भी मतलब किया उस तरीके से। तो मैं भी उनके साथ था, तो मैं उनको कहता रहा बहन बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। तो वो जाहिर है उनका बंदा पकड़ा जा रहा था और उस तरह से उनका रिएक्शन फितरी अमल था, तो उस पे उन्होंने जो है वो मज़ाहमत की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
सब हम महफूज रहे, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो उनके खिलाफ पे थाने नमाकोट में अलग से वो कार्रवाई हुई, वो पुलिस का मैटर है, वो होता रहा। तो ये मज़ाहमत जो है मेरी सर्विस पूरी में ये मज़ाहमत का मुझे जो है ना सामना करना पड़ा। सर आपके प्रोफेशनल में कभी आपका शौक आया हुआ तब कि आपको दिल किया हो गया छोड़ दो सारा कुछ, अपने शौक को पकड़ लूँ? जब मैं काफ़ी साल गुजर गए, क्योंकि सर्विस एक अट्रैक्टिव भी थी, इसमें इज्जत भी थी। इज्जत आदमी खुद बनाता है। अगर आप इस डिपार्टमेंट में रहकर नेगेटिविटी इख्तियार करेंगे और मनफी ज़राए इख्तियार करेंगे, लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे, रवैये आपके मनफी होंगे, तो उसका असर डेफिनेटली गलत होगा। हाँ, बात नाइंसाफ़ियों पे ये ज़रूर होता था कि यार इतना अरसा हो गया है, इसमें तरक्की नहीं हो रही, और देखें फलाना जो है ASP वो 3 साल के बाद कन्फर्म, और 4 साल में SP भी हो गया, फिर वो SSP भी हो गया वो। और हमारे जो, अब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लें कि जो ASPs हमारे साथ स्याले में ट्रेनिंग कर रहे थे वो IG रिटायर हुए हैं, और हम जो थे, हम नीचे से, हम प्रमोटी थे, नीचे दर्जे से आए थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था, अगर सिस्टम के तहत हमारी तरक्की होती तो हम कम से कम DIG तक तो जाते हैं। तो जब एक रैंक में आपको 12 साल लग जाएं तो आखिर इंसान की ज़िंदगी कितनी है? सर्विस 60 साल की उम्र तक भी कोई जो पहुंचता है वो कितनी सर्विस करता है? 30, 32, 33, 34, 35। तो जिसकी प्रमोशन 12 साल के बाद होगी तो वो ज़ाहिर पूरी अपनी लेंथ ऑफ सर्विस में 2 ही प्रमोशन ले सकेगा, 3 तो खुशकिस्मत ही लेगा। तो ये हमारे साथ ही ऐसा होता रहा है। लेकिन बहरहाल मैं बददिल नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ थी, लिखने लिखाने का अमल था, उसने मुझे कभी कम हिम्मती की तरफ जाने नहीं दिया। तो इसी नज़रिए के तहत हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। सर आखिर भी आप अपना लिखा हुआ कुछ सुनाना चाहिए? हाँ, मैं एक आधी गज़ल आपको। हर तरफ फैली हुई है जो परेशानी सी, हर तरफ फैली हुई है जो परेशानी सी, दिल के मंदिर में है छाई हुई वीरानी सी। हर कोई फिरता है इस शहर में मारा मारा, हर कोई फिरता है इस शहर में मारा मारा, बस इसी बात पे होती है पशेमानी सी। और अगला शेर के, खोल के देखो ज़रा आज किताबे दिल को, खोल के देखो ज़रा आज किताबे दिल को, तुमको मिल जाएगी ज़ख्मों की फरावानी सी। खोल के देखो ज़रा आज किताबे दिल को, तुमको मिल जाएगी ज़ख्मों की फरावानी सी। और अगला शेर के, फंस चुका है यहाँ गर्दाब में हर एक इंसान, फंस चुका है यहाँ गर्दाब में हर एक इंसान, कोई सूरत नजर आती नहीं इम्कानी सी। फंस चुका है यहाँ गर्दाब में हर एक इंसान, कोई सूरत नजर आती नहीं इम्कानी सी। और शहर भी अब मुझे जंगल की तरह लगता है, शहर भी अब मुझे जंगल की तरह लगता है, मेरी आंखों में उतर आई बयाबानी सी। शहर भी अब मुझे जंगल की तरह लगता है, मेरी आंखों में उतर आई बयाबानी सी। बेवफा उसको मैं इस वास्ते कहता नहीं हूँ, बेवफा उसको मैं इस वास्ते कहता नहीं हूँ, उसके चेहरे पे नज़र आती है नादानी सी। बेवफा बेवफा उसको मैं इस वास्ते कहता नहीं हूँ, उसके चेहरे पे नज़र आती है बया नादानी सी। और आखिरी शेर के, 4 सू उड़ती है एक गर्द गमों की तासीर, 4 सू उड़ती है एक गर्द गमों की तासीर, रह गई है कहाँ अपने लिए आसानी सी। और हर तरफ फैली हुई है जो परेशानी सी, दिल के मंदिर में है छाई हुई वीरानी सी। कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये बता दें, किताबे दिल जो आपने कहा उसमें कोई आया कभी? मैंने ये बात पहले ही आपसे अर्ज़ कर दी है कि ऐसा कोई भी हसास साहिब दिल आदमी नहीं है जिसकी किताब में कोई एक सबक भी ना आया हो।
नाज़रीन, तस्वीर रज़ा नकवी साहब की आपने जो है मीठी मीठी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी अच्छी अच्छी बातें सुनी, इनकी प्रोफेशनल लाइफ की सुनी, इनके शौक़ की भी सुनी। ज़रूरत इस समर की है कि हम सब और ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल इस चीज़ को अपना ले कि प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है, शौक़ को अलग रखना है। जब कामयाबी मिल जाए तब अपने शौक़ को लेके चलें और उसमें भी कामयाबी हासिल कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।